अब आगे है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम इकोनॉमिक्स को मेन किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, किस मेन चीज़ के लिए हम इसको समझना चाह रहे हैं। तो देखो, इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। इकोनॉमिक्स में वांट क्या है, ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या करते हैं, डिजायर करते हैं, ठीक है। बट ऑल डिजायर्स आर नॉट इकोनॉमिक वांट्स, लेकिन सारे डिजायर्स को हम इकोनॉमिक वांट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कहते हैं, और इसको देखा जाए। देखो, इकोनॉमिक्स में सिर्फ वैसे डिजायर्स को वांट कहते हैं जिनमें क्या होगा, जो अचीवेबल्स हैं, जिनको हम अचीव कर सकें, जिनको अचीव किया जा सके, जिन एंड आर कवर्ड बाय परचेजिंग पावर। तो देखो, अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, किसी चीज़ को डिज़ायर बोलने के लिए क्या होता है ना, कि एक तो पहली बात है ना, उस चीज़ को हम मतलब रियल टाइम में हम उसको रियल लाइफ में उसको अचीव कर सकते हैं, प्लस उसको करने के लिए परचेजिंग पावर भी हमारे पास होनी चाहिए। परचेजिंग पावर, भाई पैसा होना चाहिए, हम उसे अफोर्ड भी तो कर सकें, ठीक है। आर इकोनॉमिक वांट्स, तो जो अचीवेबल्स हो प्लस जिनको करने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर भी हो, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सच वांट गिव राइज टू एफर्ट्स, और जब चूंकि देखो हम उसको अचीव कर सकते हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एफर्ट देंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। एंड देयर बाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसलिए फिर वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो अब आप अभी अगले एग्जाम्पल में समझोगे कि ऐसा क्यों है। इफ़ वन वांट्स टू गो टू द मून, अगर मान चलो कि मैं सोचूं कि मैं मून पे जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी हो ही नहीं कि मैं वहां पहुंच सकूं, मैं वहां पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो फिर उसको हम इकोनॉमिक वांट नहीं कर सकते हैं। या जैसे मान के चलो, मैं सोचता हूँ कि यार मैं अपने लिए बी एम डब्ल्यू खरीदूंगा, मैं अपने लिए ऑडी खरीदूंगा, लेकिन ना मेरे पास पैसा है, ना ही मैं उसे मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर वो वांट नहीं कही जाएगी। क्लियर। वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वांट होना चाहिए, वांट क्योंकि चाहत है, क्योंकि डिजायर है, तभी क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए तभी उसका स्टार्ट पॉइंट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसके लिए हम जाएंगे, काम करेंगे, फिर पैसे मिलेंगे, तो फिर उसे हम खर्च करेंगे, ठीक है। वांट से क्या होता है, एफर्ट होता है, और एफर्ट से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन आता है। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वांट से क्या आता है, एफर्ट, एफर्ट से क्या आता है हमारा, सेटिस्फैक्शन। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स का क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है। दिस सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स से टोटल कितने हैं हमारे, टोटल वो 4 हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट मैटर है हमारे, वो हैं 4। क्लियर। और इन सबको एक एक करके डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, देखो, कंजम्पशन इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स। कंजम्पशन क्या, एक एक्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ताकि हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप ये देखो कि हम लोग गुड्स को कंज्यूम क्यों करें, क्योंकि हमारी कोई वांट्स है ना, कोई हमारी नीड है। भाई हम रोटी खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगता है, हम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है। तो कोई ना कोई वांट तो है ना जिसकी फुलफिलमेंट की होती है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज टिपिकली डिफाइंड एज द फाइनल परचेज बाई एन इंडिविजुअल दैट देयर आर नो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सम सॉर्ट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक देखो, एक होता है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन को आप समझो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2 पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, और यहाँ पे एक सी है। सी क्या है, सेलर है। ए सी के पास आता है, कोई सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बाद क्या करता है, वो इसे कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और बी के पास सामान खरीदता है सी से, और उसको जाके डी को सेल कर देता है। तो यहाँ पे कंजम्पशन, बी कंजम्पशन नहीं कर रहा है, ठीक है। कंजम्पशन इज डन बाई ए ओनली। क्लियर। तो इसने क्या किया कि उसे फाइनल परचेज किया, उसे आगे जाके फर्दर सेल नहीं करने वाला है। दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट। क्लियर।
of some sort. In other words, when you buy food, clothes, airplanes, tickets, a car, etc., that's a consumption. ठीक है. थ्रू कंजम्पशन द कंज्यूमर डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके अंदर की जो यूटिलिटी थी हमने उसे क्या किया, ख़त्म कर लिया. अब तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई. अब आप बोलोगे सर यूटिलिटी क्या होती है. आओ मैं समझाता हूँ यूटिलिटी क्या होती है. तो यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. किसी भी गुड की जो पावर होती है, जो एबिलिटी है कि वो किसी वांट को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं. क्लियर. चलो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप कंजम्पशन के टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे. यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा. तो चलो उसको अब आगे बढ़ा जाए. सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोडक्शन. तो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन क्या होता है. देखो प्रोडक्शन किसको कहते हैं, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी क्रिएट यूटिलिटी इन एनी गुड्स एंड सर्विसेज. हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किए, परचेज किए. सॉरी मतलब कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसने क्या किया, उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से उसमें क्या क्या कोई यूटिलिटी की ऐड किया, जिससे क्या होगी, किसी वांट की सेटिस्फैक्शन होगी. जैसे मैं ये करिए कंप्यूटर में आपका क्लासेस ले रहा हूँ, तो एक कंप्यूटर किसी कंपनी ने लिया होगा, मतलब बनाया होगा ना, इसमें अलग अलग रॉ मटेरियल लिए होंगे, रॉ मटेरियल लिया होगा, उससे असेंबल किया होगा, जोड़ा होगा समथिंग, तो किसी तरीके से यूटिलिटी ऐड की कि इसमें मैं सब काम करके आपको लेक्चर दे रहा हूँ. तो ये कहलाता है प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज. हम अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं. तो याद रखना, गुड्स और सर्विसेज दोनों क्रिएट किए जाते हैं. It is a process to change the raw material into final or finished goods. It is nothing but creation of utility. तो इस बात को अब याद रखना, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल्स. मतलब किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंक्लूड होता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज एक्सचेंज. व्हाट इज एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या होता है ना, कि एक्सचेंज में क्या होता है, ए ने बी को कुछ दिया और बी ने बदले में ए को कुछ दिया, तो ये होता है एक्सचेंज, जब हम कोई चीज़ देते हैं और बदले में हमें कोई चीज़ मिलती है. ठीक है. सो व्हेन टू इंडिविजुअल्स ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन द मार्केट. जब हम कोई दो सामान को लेकर आते हैं ट्रेडिंग करने के, ट्रेड मतलब आदान प्रदान, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मुझे बदले में कुछ मिलेगा. सच एक्ट इज कॉल्ड एक्सचेंज व्हेन ट्रेडिंग इज कंप्लीट. और ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया तभी ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा. इन ओल्डन डेज गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स अंडर द बार्टर सिस्टम. पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, जिसमें हम क्या था, एक गुड्स बी को देते थे और बी से कोई गुड्स लेते थे. जैसे मान के चलो कि मतलब मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ क्या होता था ना, कि आप अगर व्हीट वगैरह दोगे अगर आइसक्रीम वाले को, तो आइसक्रीम वाला बदले में क्या करेगा, आपको आइसक्रीम दे देगा. तो मैंने व्हीट दिया, बदले में मुझे क्या मिला, आइसक्रीम. तो ये सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम. ठीक है. बट दिस सिस्टम इज इनकन्वीनियंट. लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, इनकन्वीनियंट था. मतलब अगर मान के चलो कि बी के पास व्हीट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे व्हीट की जरूरत नहीं है, वो चाह रहा है कि नहीं मुझे राइस दो, लेकिन मेरे पास राइस नहीं है, तो क्या हमारे बीच में एक्सचेंज हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो ये कहलाता है, तो मतलब इस प्रॉब्लम का नाम था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो इस चीज़ को आप अगर आप पहली बार पढ़े हो तो इस चीज़ को ध्यान से देखना. इससे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. ये कहलाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट. ठीक है. क्लियर एवरीवन. सो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें जो सामान मैं चाह रहा हूं वो सामने वाले के पास भी उस चीज होनी चाहिए. ठीक है. तो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट वांट. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को रिमूव किसने किया, मनी ने रिमूव किया, जो हम आज के डेट में देखते हैं.
थर्ड स्टेप आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो और इसको देखते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द इनकम among द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The total income which is generated by selling of these goods and services in the market must be distributed among the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. अब देखो, अब इसमें थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अभी हमने क्या देखा कि किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, ऐसे चारों सेक्टर होते हैं, लेकिन मैं ये दो ले रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। देखो, हाउस होल्ड गया प्रोड्यूसर के पास, क्या किया उसने? फिर सर्विसेज दिए, जिससे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। और जब फिर प्रोड्यूसर ने बदले में क्या किया? इसे काम के फैक्टर पेमेंट दिया, ठीक है। फैक्टर पेमेंट मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट क्या क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो ये सब पैसा तो मिलेगा ना, तो हम इसी पैसे को क्या करते हैं, जो जो पैसा जो हमने कमाया, जो जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसी में से क्या करेगा कंपनी? पेमेंट करेगा ना, तो फैक्टर पेमेंट करेगा। तो फैक्टर पेमेंट हम क्या करेंगे? जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास यूज किया था, जिन्हें भी हम काम हमने जिनसे भी हमने काम किया था, उन्हें तो समथिंग इन रिटर्न तो हमें देना पड़ेगा ना, कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो काम कैसे होगा? बात समझ रहे हो ना? सो इसी स्टेप को हम कहते हैं distribution. So there are two types of distributions. One is micro distribution and other is macro distribution. आओ एक एक करके दोनों को डिटेल में देखते हैं। So micro distribution is nothing but pricing of factors of production. Micro distribution is nothing, मतलब micro distribution क्या होता है ना, कि pricing of factors of distribution. It means it explains how the price per unit of land is determined. In the same way, how the price per unit of labor and capital etc. determined डिस्कस इन दिस हेड। अब माइक्रो में क्या होता है ना, हम डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रेंट जो हम ले रहे हैं वो पर यूनिट रेंट का हमें क्या चार्ज देना पड़ेगा, क्लियर, लेबर क्या चार्ज देगा काम करने का, कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, तो ये सब चीज़ें किस में हम देखते हैं? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लियर। अब इसमें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट आता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, डिफरेंट वेजेस थ्योरी, ये सब चीज़ें बताती हैं कि हम माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए बस आप नाम देखना, इसका एक्सप्लेनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पूरे देश में, मैक्रो में क्या होता है ना, हम जैसे जीडीपी का पढ़ते हो ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में किसी भी कंट्री के द्वारा कुल कितना इनकम अर्न किया गया, ठीक है, तो ये सब उसमें इंक्लूड किया जाता है। सो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द टोटल इनकम एमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. It means we will come to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society. Modern economists is extended the subject matter of economics. They added some of their concept to the dimensions there. अब जैसे employment, income, planning and economic development, international trade, ये सब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमने क्या समझा? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने ये देखा कि जो भी हम अगर नेशनल लेवल पे जो नेशनल इनकम जनरेट कर रहे हैं, जब हम उसे हमें बांटना होगा लोगों के बीच में, तो हम ये कैसे बांटेंगे, क्लियर।